नमस्कार साथियों। पशु परिचर भर्ती जिसके जल्दी आपके फॉर्म शुरू होंगे और जल्द इसका एग्जाम होना है, उसको लेकर हम देख रहे हैं सामाजिक अध्ययन। दोस्तों, भाग ए के अंदर सामाजिक अध्ययन 105 क्वेश्चन भाग ए में आएंगे। उनमें 15 क्वेश्चन जो आपके रहेंगे वो सामाजिक अध्ययन के रहेंगे, जिसमें कक्षा 6 से लाकर कक्षा 10 तक का संपूर्ण निचोड़ आपके सामने वन लाइनर क्वेश्चनों के माध्यम से लेकर आ रहे हैं दोस्तों। जिसके अंदर आज हमारा रहेगा कक्षा 6 के अंदर जो पुस्तक चलती है हमारे अतीत, उसका पार्ट 2 दोस्तों। पार्ट 1 हमने पहले देख लिया है, पार्ट 2 रहेगा हमारे अतीत पुस्तक का दोस्तों। इसी प्रकार प्रतिदिन ये क्लासें आपके सामने आती रहेगी। और ये जो नोट्स है, ये नोट्स आपको कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप है उसके स्टोर में उपलब्ध है, वहां से आप इन नोट्सों को प्राप्त कर सकते हैं। तो एक बार जो भी साथी हमारे साथ जुड़े हैं, पहली क्लास जिन्होंने अभी तक नहीं देखी, एक बार जाकर देखना, इस क्लास को देखना और कमेंट करके हमें यह बताना कि ये क्लासें आपको कैसी लग रही है। थ्योरी करवाएं तो थ्योरी करवाएंगे तो ये मान के चलिए कक्षा 6 की कम से कम 10 क्लास होगी। अगर वन लाइनर क्वेश्चन करवाते हैं हम तो ये मान के चलिए कि लास्ट 2 या 3 क्लास इससे ऊपर किसी भी कक्षा की किसी किताब की नहीं रहेगी। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके अलावा किसी भी प्रकार का कोई डाउट या कोई जानकारी आप लेना चाहते हैं तो नीचे दी गई इंस्टाग्राम आईडी के द्वारा आप जानकारी ले सकते हैं दोस्तों। शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। हमारे अतीत का ये पार्ट नंबर 2 है दोस्तों। कक्षा 6 पुस्तक चलती है हमारे अतीत और उसका ये पार्ट 2 दोस्तों। देखिए, भारतीय दर्शन की न्याय पद्धति की स्थापना किसने की थी? भारतीय दर्शन की न्याय पद्धति की स्थापना की थी महर्षि गौतम ने। किसने की थी? महर्षि गौतम ने। भारतीय दर्शन की सांख्य दर्शन पद्धति की स्थापना किसने की थी? कपिल ने। भारतीय दर्शन की सांख्य दर्शन पद्धति की स्थापना कपिल ने की। भारतीय दर्शन की योग पद्धति की स्थापना किसने की थी? पतंजलि ने। भारतीय दर्शन की योग पद्धति की स्थापना पतंजलि ने की। भारतीय दर्शन की पूर्व मीमांसा पद्धति की स्थापना की थी जेमिनी ने। किसने की थी? जेमिनी ने दोस्तों। भारतीय दर्शन की वेदांत या उत्तर मीमांसा पद्धति की स्थापना किसने की थी? व्यास ने दोस्तों। किसने की थी? व्यास ने की थी। भारतीय दर्शन की कितनी पद्धतियां हैं? 6 पद्धतियां हैं। 6 दर्शन माने जाते हैं दोस्तों। संस्कृत भाषा की व्याकरण की रचना किसके द्वारा की गई? संस्कृत भाषा की जो व्याकरण है उसकी रचना किसने की थी? पाणिनि ने। किसने की थी? पाणिनि ने दोस्तों। जैन धर्म के 24वें तथा अंतिम तीर्थकर कौन थे? महावीर स्वामी। कौन थे? महावीर स्वामी। महावीर स्वामी किस संघ से संबंधित थे? महावीर स्वामी किस संघ से संबंधित थे? वजी संघ के लिच्छवी कुल से। वजी संघ के लिच्छवी कुल से महावीर स्वामी संबंधित थे दोस्तों। महावीर स्वामी ने कितने वर्ष की आयु में गृह त्याग किया था? महावीर स्वामी ने कितने वर्ष की आयु में? 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग महावीर स्वामी ने किया था दोस्तों। तो जो साथी नोट्स बनाना चाहते हैं वो स्क्रीनशॉट ले लो। लगभग 3 पेज के एक क्लास में नोट्स बनेंगे आपके, तो इनको आप लिख भी सकते हो। बाकी ये चीजें हैं जो कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप के स्टोर में उपलब्ध है, पशु परिचर के नाम से, वहां से प्राप्त कर सकते हैं। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। एक एक चीज है, धीरे धीरे आसानी से स्लो आराम से पढ़ रहे हैं तो जो भी क्वेश्चन है उनको 2 बार दोहराते हुए चल रहे हैं हम। महावीर स्वामी ने अपनी शिक्षाएं किस भाषा में दी? प्राकृत भाषा में। तो स्वामी जी ने शिक्षाएं किस भाषा में? प्राकृत में। वर्तमान में उपलब्ध जैन धर्म की शिक्षाएं किस स्थान पर लिखी गई थी? कहां पर लिखी गई थी? गुजरात के वल्लभी में लिखी गई थी। संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के नियम किस बौद्ध ग्रंथ में संकलित है? संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के जो नियम है वो किस बौद्ध ग्रंथ में है? विनय पिटक में। बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए शरण स्थल क्या कहलाए? विहार कहलाए दोस्तों।
हिंदू धर्म में कितने प्रकार के आश्रमों का उल्लेख होता है? हिंदू जो धर्म है उसमें कितने प्रकार के आश्रमों का उल्लेख मिलता है? 4 प्रकार के आश्रम, ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वनप्रस्थ और सन्यास। ये 4 प्रकार के आश्रम है जो हिंदू धर्म में मिलते हैं। जैन ग्रंथों का लेखन काल कौन सा माना गया? जैन ग्रंथों का लेखन काल माना गया है 1500 वर्ष पूर्व का काल दोस्तों। मगध साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई? जो मगध साम्राज्य है इसकी स्थापना किसके द्वारा? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा मगध साम्राज्य की स्थापना की गई। चंद्रगुप्त की साम्राज्य स्थापना में सहायता किसने की थी? चंद्रगुप्त की साम्राज्य की स्थापना में सहायता की थी कौटिल्य या चाणक्य ने दोस्तों। कौटिल्य या चाणक्य, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। बेहतरीन क्लास, बेहतरीन तैयारी का मौका। आगे चलिए, आगे देखिए दोस्तों, एक एक चीज को आराम से पढ़ेंगे हम। चाणक्य के विचार हमें किस पुस्तक से प्राप्त होते हैं? चाणक्य के अगर आप विचार प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको किस पुस्तक से प्राप्त होंगे? अर्थशास्त्र से दोस्तों। चंद्रगुप्त ने किस वंश की स्थापना की थी? चंद्रगुप्त ने किस वंश की स्थापना की थी? किसकी की थी? मौर्य वंश की स्थापना। मौर्य वंश के महत्वपूर्ण शासक कौन थे? मौर्य वंश के महत्वपूर्ण शासक चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त का पुत्र बिंदुसार और चंद्रगुप्त का पोता अशोक। चंद्रगुप्त, बिंदुसार और अशोक, ये 3 मौर्य वंश के महत्वपूर्ण शासकों में शामिल किए जाते हैं। आगे देखिए, मौर्य साम्राज्य की राजधानियां कौन से नगर थे? पूछा क्या है कि जो मौर्य साम्राज्य उसकी राजधानियां कौन कौन सी थी? तो देखिए, एक तो है पाटलिपुत्र बिहार में, दूसरी है उज्जैन जो मध्य प्रदेश में है, और तीसरी है तक्षशिला जो कहां पर है? पाकिस्तान के अंदर स्थित है दोस्तों। पाटलिपुत्र बिहार, उज्जैन मध्य प्रदेश, तक्षशिला पाकिस्तान, ये मौर्य साम्राज्य की राजधानियां थी दोस्तों। आगे देखिए, मौर्य काल में प्रजा द्वारा स्वेच्छा से राजा को उपहार देना क्या कहलाता था? प्रजा खुद की इच्छा से राजा को जो उपहार देती थी उसको क्या कहते थे? उसको कहते थे नजराना। क्या कहते थे? नजराना दोस्तों। मेगस्थनीज किसका राजदूत था? मेगस्थनीज किसका राजदूत था दोस्तों? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मेगस्थनीज किसका राजदूत था? सेल्यूकस निकेटर का। किसका था? सेल्यूकस निकेटर का दोस्तों। मेगस्थनीज किसके दरबार में रहा? मेगस्थनीज है ये किसके दरबार में रहा था? ये रहा था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में दोस्तों। मेगस्थनीज किसके दरबार में रहा? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहा। देखिए, सेल्यूकस निकेटर का तो राजदूत है और दरबार किसके में रहा था? ये आकर चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहा था। मेगस्थनीज के अनुसार पाटलिपुत्र की प्राचीर में कितने बुर्ज व द्वार थे? जो पाटलिपुत्र की प्राचीर है उसमें 557 तो बुर्ज थे, वो 64 द्वार थे। द्वार कितने थे? 64, 64 द्वार थे, 570 बुर्ज थे दोस्तों इसके अंदर। लीजिए स्क्रीनशॉट इसका। बहुत ही बेहतरीन जानकारियां हैं दोस्तों, यहां से अच्छे अच्छे क्वेश्चन एग्जाम के अंदर देखने को मिलेंगे आपको। समझ गए मित्रों? आगे चलिए दोस्तों, नेक्स्ट। अब देखिए यहां पे अशोक के लेख किस भाषा में? जो अशोक के लेख है वो किस भाषा में? प्राकृत भाषा व ब्राह्मी लिपि के अंदर। प्राकृत भाषा व ब्राह्मी लिपि के अंदर है दोस्तों। समझ गए? इंपॉर्टेंट जानकारी, अच्छे क्वेश्चन यहां से तैयार हो सकते हैं, इसलिए ध्यान से। सम्राट अशोक ने राजा बनने के कितने वर्ष बाद कलिंग जीता था? सम्राट अशोक की बात हो रही है कि राजा बन गए, राजा बनने के कितने समय बाद कलिंग को जीता था? तो अशोक के राजा बनने के बाद 8 वर्ष बाद कलिंग को जीता था दोस्तों। कलिंग किसका प्राचीन नाम है? कलिंग है ये प्राचीन नाम किसका है? तो प्राचीन नाम है ये उड़ीसा का। किसका है? उड़ीसा का प्राचीन नाम है दोस्तों।
अशोक ने दूत भेजकर धम्म का प्रसार किन किन देशों में करवाया? अशोक ने दूत भेजकर धम्म का जो प्रसार है वो किन किन देशों में करवाया? तो देखिए, सीरिया में, मिस्र में, ग्रीस में और श्रीलंका में। सीरिया, मिस्र, ग्रीस व श्रीलंका, यहां पर अशोक ने दूत भेजकर धम्म का प्रसार करवाया था। चीन के सम्राटों ने चीन की दीवार का निर्माण कब शुरू करवाया? चीन की दीवार, बहुत लंबी दीवार, जिसका निर्माण कब शुरू करवाया? ये रहा, 2400 वर्ष पहले दोस्तों। कब शुरू करवाया था? 2400 वर्ष पहले। चीन की दीवार की लंबाई कितनी है? 6400 किलोमीटर दोस्तों। चीन की दीवार और दीवार की लंबाई 6400 किलोमीटर। मौर्य साम्राज्य की शुरुआत कब हुई? जो मौर्य साम्राज्य है इसकी शुरुआत कब हुई थी दोस्तों? मौर्य साम्राज्य की शुरुआत 2300 वर्ष पूर्व मौर्य साम्राज्य की शुरुआत हुई थी दोस्तों। आगे देखिए, भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग कब शुरू हुआ? भारतीय जो उपमहाद्वीप है इसके अंदर लोहे का जो प्रयोग है वो कब शुरू हुआ था? 3000 वर्ष पहले। कब? 3000 वर्ष पहले। इंपॉर्टेंट दोस्तों, तो ले लीजिए स्क्रीनशॉट यहां से, फिर चलते हैं आगे। चलिए दोस्तों आगे आगे देखते हैं। देखिए, प्राचीन समय में भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तरी क्षेत्र में गांव का प्रधान व्यक्ति क्या कहलाता था? भारतीय उपमहाद्वीप है उसका जो उत्तरी क्षेत्र है वहां पर गांव का जो प्रधान व्यक्ति होता था वो कहलाता था क्या? ग्राम भोजक। क्या कहलाता था? ग्राम भोजक कहलाता था दोस्तों। प्राचीन समय में स्वतंत्र शासक क्या कहलाते थे? प्राचीन समय के अंदर जो स्वतंत्र शासक है ये क्या कहलाते थे? क्या कहलाते थे? गृहपति। प्राचीन समय में स्वतंत्र शासक गृहपति कहलाते थे दोस्तों। आगे देखिए, प्राचीन समय में बिना जमीन वाले व्यक्ति अथवा मजदूर क्या कहलाते थे? क्या कहलाते थे? जिनके पास जमीन नहीं है या जो मजदूर है वो कहलाते थे दास अथवा कर्मकार। दास अथवा कर्मकार कहलाते थे दोस्तों। आगे देखिए, तमिल की प्राचीनतम रचनाओं को क्या कहा जाता है? तमिल की जो प्राचीनतम रचनाएं हैं वो क्या कहलाती है? वो कहलाती है संगम साहित्य। क्या कहलाती है? संगम साहित्य दोस्तों। अगला देखिए, धातु की चादर पर ठप्पे द्वारा तैयार सिक्के क्या कहलाते थे? धातु की चादर और ठप्पे के द्वारा तैयार सिक्के कहलाते थे आहत सिक्के। क्या कहलाते थे? आहत सिक्के कहलाते थे दोस्तों। संगम साहित्य की रचना कब की गई? जो संगम साहित्य है इसकी रचना कब की गई थी? 2300 साल पहले संगम साहित्य की रचना की गई थी दोस्तों। अब देखिए, अरिकामेडु पतन कहां पर स्थित था? अरिकामेडु पतन कहां पर स्थित था? तो पुडुचेरी के अंदर। अच्छा क्वेश्चन है ये, अरिकामेडु पतन कहां पर स्थित था? पुडुचेरी के अंदर। आगे देखिए, काली मिर्च को रोमन साम्राज्य में किस नाम से पुकारा जाता था? काली मिर्च रोमन साम्राज्य में क्या कहलाती थी? क्या कहलाती थी? काला सोना कहलाती थी। क्या कहलाती थी? काला सोना। काली मिर्च को रोमन साम्राज्य में किस नाम से पुकारा जाता था? काला सोना के नाम से पुकारा जाता था। लीजिए स्क्रीनशॉट। आगे चलिए दोस्तों, आगे देखते हैं फिर। सातवाहन शासक किस पद के स्वामी कहलाए? सातवाहन शासक है वो किस पद के स्वामी कहलाए दोस्तों? दक्षिण पथ, अर्थात दक्षिण को जाने वाला रास्ता, दक्षिण पथ के स्वामी कहलाए सातवाहन शासक। इंपॉर्टेंट है ये भी। रेशम बनाने की तकनीक का विकास सर्वप्रथम कहां पर हुआ? रेशम बनाने की तकनीक है उसका विकास सर्वप्रथम कहां पर हुआ था? चीन में हुआ था।
7000 वर्ष पूर्व रेशम बनाने की तकनीक चीन में विकसित हो गई थी दोस्तों। चीन से पश्चिमी देशों में रेशमी वस्त्रों के पहुंचाने का रास्ता क्या कहलाया? चीन से जो पश्चिमी देश है वहां पर रेशमी वस्त्र पहुंचाए जाते थे, तो वो रास्ता क्या कहलाया? सिल्क रूट कहलाया। क्या कहलाया? सिल्क रूट कहलाया दोस्तों। सिल्क रूट पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे अधिक प्रसिद्ध कौन थे? जो सिल्क रूट है उस पर नियंत्रण रखने वाले शासक थे, तो उनमें सबसे प्रसिद्ध शासक कौन थे? कुषाण थे दोस्तों। कौन थे? कुषाण थे दोस्तों। भारतीय उपमहाद्वीप में सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसने जारी किए? भारतीय उपमहाद्वीप में सोने के सिक्के किसने चलाए? सबसे पहले सोने के सिक्के चलाए थे कुषाणों ने। किसने चलाए थे? कुषाणों ने चलाए थे दोस्तों। कवि अश्वघोष किसके दरबार में था? कवि अश्वघोष, और अश्वघोष था कनिष्क के दरबार में। अश्वघोष किसके दरबार में? कनिष्क के दरबार में। बुद्ध की जीवनी बुद्ध चरित का लेखक कौन है? बुद्ध की जीवनी बुद्ध चरित, बुद्ध की जीवनी बुद्ध चरित का लेखक कौन है? कवि अश्वघोष है दोस्तों। बुद्ध की जीवनी बुद्ध चरित का लेखक कवि अश्वघोष है दोस्तों। बुद्ध का मूर्ति निर्माण किस नाम से जाना गया? बुद्ध का जो मूर्ति निर्माण है वो किस नाम से जाना गया? महायान धारा के नाम से। किस नाम से? महायान धारा के नाम से। प्रार्थना के लिए पवित्र स्थानों की यात्रा करने वाले व्यक्ति क्या कहलाते हैं? प्रार्थना के लिए जो पवित्र स्थान है उनकी यात्रा करने वाले व्यक्ति क्या कहलाते हैं? तीर्थ यात्री कहलाते हैं दोस्तों। लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए दोस्तों आगे आराम से पढ़िए, एक एक चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट रह सकती है दोस्तों। समझ गए? अब देखिए यहां पे चीनी बौद्ध यात्री फासियन या फाहियान भारत कब आया? चीनी बौद्ध यात्री फासियन यानी फाहियान भारत कब आया था? लगभग 1600 साल पहले भारत आया था। चीनी बौद्ध यात्री ह्वेन त्सांग यानी ह्वेन त्सांग भारत कब आया था? 1400 वर्ष पूर्व। तो पहले फाहियान आया था, उसके 200 साल बाद ह्वेन त्सांग आया था दोस्तों। पहले कौन आया? फाहियान। फिर कौन आया? ह्वेन त्सांग। कितने साल? 200 साल बाद। ह्वेन त्सांग ने किस प्रसिद्ध बौद्ध विद्या केंद्र में अध्ययन किया? ह्वेन त्सांग ने किस प्रसिद्ध बौद्ध विद्या केंद्र में अध्ययन किया था दोस्तों? किस में किया था? नालंदा में, जो कहां पर? बिहार के अंदर स्थित है। नालंदा के अंदर किया था दोस्तों। यह भी इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए। आगे चलिए। किसी देवी अथवा देवता के प्रति श्रद्धा क्या कहलाती है? किसी देवी या देवता के प्रति जो श्रद्धा है वो क्या कहलाती है? वो भक्ति कहलाती है। क्या कहलाती है? भक्ति कहलाती है दोस्तों। एक बार क्लास चल रही है हमारी, लेकिन जो भी साथी साथ में है कमेंट बॉक्स है, तो जैसे ही आप वन लाइनर क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं तो कमेंट करके बता दीजिए ये तरीका कैसा है। क्या इसी तरीके से पूरी की पूरी सामाजिक अध्ययन आपके सामने रख दें? अगर अच्छी लग रही है ना, तो देखिए क्या है कि ये तो अतीत पढ़ रहे हैं, हमारा प्राचीन काल पढ़ रहे हैं हम। तो इसमें क्या है कि आपने बहुत कम ऐसी चीजें पढ़ रखी है तो समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन जब हम राजनीति विज्ञान की ओर जाएंगे, कल्चर की ओर जाएंगे, तो वो चीजें आपने पढ़ रखी है तो वहां पर आपको तुरंत समझ में आ जाएगा वन लाइनर में। तो ये तरीका कैसा है, एक बार आप सभी साथी जो हमारे साथ जुड़े हुए कमेंट करके बता दीजिए। आगे देखिए, भक्ति किस मूल शब्द से उत्पन्न हुआ है? भक्ति बज से हुआ है, और बज का अर्थ होता है हिस्सेदारी अथवा विभाजन। बज का अर्थ हिस्सेदारी अथवा विभाजन। भक्ति मार्ग की चर्चा हिंदुओं के किस ग्रंथ में की गई है? जो भक्ति मार्ग है उसकी चर्चा हिंदुओं के किस ग्रंथ में की गई है? भगवत गीता में। किस में की गई है? भगवत गीता में की गई है दोस्तों। ईसा मसीह के उपदेश किस में लिखे गए हैं? ईसा मसीह के जो उपदेश है वो किस में लिखे गए हैं? बाइबल के अंदर दोस्तों। केरल में ईसाइयों को क्या कहा जाता है? सीरियाई ईसाई। केरल के अंदर ईसाइयों को क्या कहा जाता है? सीरियाई ईसाई कहा जाता है। ईरानियों द्वारा हिंदू शब्द का प्रयोग किनके लिए किया गया था? हिंदू शब्द का प्रयोग
सिंधु नदी के पूर्व में रहने वाले व्यक्तियों के लिए हिंदू शब्द का प्रयोग किया गया था दोस्तों। ईसा मसीह का जन्म कहां पर हुआ था? बेतलेहम में। बेतलेहम के अंदर ईसा मसीह का जन्म हुआ था। लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए दोस्तों आगे देखिए। पश्चिम एशिया में ईसाई धर्म का उदय कब हुआ? पश्चिमी एशिया के अंदर जो ईसाई धर्म है इसका उदय हुआ था 200 साल पहले दोस्तों। प्रशस्ति किस भाषा का शब्द है? प्रशस्ति संस्कृत भाषा का शब्द है। किस शासक को सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया? सिक्कों पर वीणा बजाते हुए किनको दिखाया गया है? समुद्रगुप्त को दिखाया गया है। समुद्रगुप्त के बारे में किस अभिलेख से जानकारी मिलती है? किससे मिलती है? इलाहाबाद के अशोक स्तंभ से समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी मिलती है दोस्तों। विक्रमी संवत कब शुरू किया गया? 58-57 ईसा पूर्व चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा विक्रम संवत शुरू किया गया। अब देखिए, समुद्रगुप्त की मां कौन थी? तो लिच्छवी गण की कुमार देवी समुद्रगुप्त की मां थी। समुद्रगुप्त के पिता कौन थे? चंद्रगुप्त। समुद्रगुप्त के पिता चंद्रगुप्त। कवि कालिदास व खगोल शास्त्री आर्यभट्ट किसके दरबार में थे? कालिदास व आर्यभट्ट समुद्रगुप्त के दरबार में थे दोस्तों। कवि बाणभट्ट किसके दरबारी कवि थे? बाणभट्ट है ना, ये किसके दरबारी कवि थे? हर्षवर्धन के। बाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबारी थे। बाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबारी थे। लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए दोस्तों क्लास बहुत अच्छी है, आराम से पढ़िए। चीनी यात्री हवेनसांग किसके दरबार में रुके थे? हवेनसांग किसके दरबार में रुके थे? हर्षवर्धन के दरबार में। हर्षवर्धन कहाँ के राजा बने? थानेसर या थानेश्वर की राजा हर्षवर्धन बने दोस्तों। पल्लवों की राजधानी कौन सा नगर था? पल्लवों की राजधानी कांचीपुरम। पल्लवों की राजधानी कांचीपुरम दोस्तों। पल्लवों का शासन किस नदी के आसपास था? पल्लवों का शासन था कावेरी नदी के आसपास। चालुक्यों की राजधानी कौन सा नगर था? चालुक्यों की राजधानी था ऐहोल नगर। चालुक्यों की राजधानी ऐहोल दोस्तों। चालुक्यों का राज्य किन नदियों के बीच स्थित था? कृष्णा व तुंगभद्रा दो नदियां, इनके मध्य चालुक्यों का शासन स्थित था दोस्तों। समझ गए? आगे चलिए दोस्तों। इस्लाम धर्म की स्थापना किसने की थी? इस्लाम धर्म की स्थापना की थी पैगंबर मोहम्मद ने 1400 साल पहले दोस्तों। इस्लाम धर्म 1400 साल पहले का धर्म है। पैगंबर मोहम्मद के द्वारा इसकी स्थापना की गई। इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ कौन सा? कुरान। इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ कुरान। अरब की सेनाओं ने सिंध को कब जीता? 1300 साल पहले। अरब की सेनाओं ने सिंध को जीता था 1300 साल पहले दोस्तों। रवि कीर्ति किसके दरबारी कवि थे? रवि कीर्ति दरबारी कवि थे पुलकेशियन द्वितीय के। किसके थे? पुलकेशियन द्वितीय के दरबारी कवि थे रवि कीर्ति। लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए आगे दोस्तों। कालिदास के नाटकों के अनुसार तत्कालिक जनसाधारण किस भाषा का प्रयोग करते थे? प्राकृत भाषा का। कालिदास के अनुसार उस काल में राजा तथा अधिकांश ब्राह्मण किस भाषा का प्रयोग किया करते थे? संस्कृत भाषा का। तांबे व टिन को मिलाकर किसका निर्माण होता है? कांसा का। तांबे व टिन को मिलाकर कांसे का निर्माण होता है। लोह स्तंभ महरौली दिल्ली की ऊंचाई कितनी है? 7.2 मीटर। लोह स्तंभ पर बने अभिलेख पर किस शासक का नाम दर्ज है? चंद्र का। लोह स्तंभ पर की अभिलेख पर किस शासक का नाम है? चंद्र का। स्तूप का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? टीला। स्तूप का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? टीला दोस्तों। स्तूप में जिस डिब्बे में बौद्ध अथवा उनके अनुयायियों के अवशेष रखे जाते थे क्या कहलाता था? धातु मंजूषा। क्या कहलाता था? धातु मंजूषा कहलाता था। लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए दोस्तों आगे भी आराम से पढ़ते हुए आगे बढ़िए। एकास्मिक मंदिरों के अवशेष कहां से प्राप्त हुए?
आकस्मिक मंदिरों के अवशेष मिले महाबलीपुरम से दोस्तों। मंदिरों का सभागार किस नाम से जाना जाता है? मंदिरों का सभागार मंडप कहलाता है। अजंता के चित्र कब बनाए गए थे? 1500 साल पहले अजंता के चित्र बनाए गए थे। प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य शिल्पदीकारम की रचना किसने की थी? कवि इलांगो ने की थी दोस्तों। तमिल महाकाव्य मणिमेखलई की रचना किसने की? मणिमेखलई की रचना की थी सतनार ने। किसने की थी? शतनार ने दोस्तों। आगे देखिए, हिंदू देवी देवताओं की कहानियों का संकलन कहां किया गया है? पुराणों के अंदर। कहां? पुराणों में। पुराणों व महाभारत का संकलन किसके द्वारा किया गया? महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास के द्वारा, यानी सीधा याद रखो, वेद व्यास के द्वारा किया गया दोस्तों। महाभारत का युद्ध किस वंश की राजधानी को प्राप्त करने के लिए हुआ? पुरु जनपद की राजधानी को प्राप्त करने के लिए महाभारत का युद्ध हुआ दोस्तों। लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए दोस्तों आगे भी। रामायण की कथा किसके बारे में है? कौशल के राजा राम के बारे में रामायण की कथा है। अयोध्या किसकी राजधानी थी? कौशल जनपद की राजधानी अयोध्या थी दोस्तों। संस्कृत रामायण के रचयिता कौन थे? संस्कृत रामायण के रचयिता थे वाल्मीकि जी दोस्तों। महान गणितज्ञ आर्यभट्ट के द्वारा आर्यभट्टियम नामक पुस्तक किस भाषा में लिखी गई? किस में लिखी गई? संस्कृत भाषा में। आयुर्वेद का जनक किसे माना गया है? आयुर्वेद का जनक माना गया चरक को। किनको माना गया? चरक को। किसे शल्य चिकित्सा का जनक माना जाता है? शल्य चिकित्सा का जनक माना जाता है सुश्रुत को दोस्तों। कागज का आविष्कार किसने किया? चीन निवासी काइलून ने। चीन का निवासी काइलून ने 1900 साल पहले कागज का आविष्कार किया था दोस्तों। भारतीय उपमहाद्वीप में कागज निर्माण की तकनीक कहां से आई? कहां से आई? भारतीय उपमहाद्वीप में बगदाद से कागज निर्माण की तकनीक है वो आई दोस्तों। तो कक्षा 6 हमारे अतीत का ये पार्ट 2, यानी कि हमारा अतीत पार्ट 1 पार्ट 2 दो पार्टों में कंप्लीट हो चुका। आपका क्लास नंबर 1 प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएगी। क्लास नंबर 2 आज आपने देख ली है। दोनों क्लासें आपने देख ली है तो कमेंट करके बता दो क्लासें कैसी लगी आपको। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना। हाथ जोड़ के निवेदन है 5 मित्रों तक शेयर करना, जिससे सामाजिक अध्ययन जो कहीं पर भी नहीं मिल रही है वो यहाँ पर बिल्कुल निःशुल्क आपको तैयार करवाई जा रही है। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, जो नए साथी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन में ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक जय हिंद जय भारत।